हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एसएन के पाठशाला पर, जहां हम आपको सिखाते हैं इंग्लिश को आसान बनाना। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर बंगाल बोर्ड क्लास 10th और 12th की इंग्लिश सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं और घर बैठे आप लाभ उठा सकते हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं अस्लीप इन द वैली पोएम का पार्ट 2 को डिस्कस करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको इस पोएम का हिंदी में लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन करूंगा तथा आपको एग्जाम्पल्स के द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। आपको केवल इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अगर आपके मन में इससे जुड़े कोई भी प्रश्न उठते हैं और आपके मन में आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस इंटरेस्टिंग वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, ये जो पोएम है अस्लीप इन द वैली, यह एक सोनेट है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये सोनेट क्या होता है। तो सोनेट उस पोएम को कहते हैं जिसमें 14 लाइनें होती है। इस पोएम में भी 14 लाइन है और जिनका राइम स्कीम ए बी सी बी ए बी सी बी ए बी ए बी है। आप चाहें तो राइम स्कीम को किसी और लेटर के माध्यम से भी लिख सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए आसान होगा, आप इसको लर्न कर लें। अगर आपको राइम स्कीम के बारे में नहीं पता है तो आप आई बटन पर क्लिक कर वीडियो का पार्ट 1 देख सकते हैं। उसमें मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। हालांकि इसमें मैं आपको राइम स्कीम के बारे में बता देता हूँ कि राइम स्कीम आखिर होता कैसे है। तो इस पोएम को समझने के लिए और इसके राइम स्कीम को समझने के लिए हमें क्या देखना होगा कि जो राइम स्कीम लिखी हुई है ए बी सी बी, वो कैसे है। तो इसको पहले हम लोग जो है स्टेंजाज में बांटते हैं। तो इस पोएम को हम लोग अगर स्टेंजा में बांटे तो पहले इसमें 4 लाइनें होंगी, फिर उसके बाद इसमें 4 लाइनें होंगी और उसके बाद 3-3 लाइन की ये पूरी पोएम होगी। तो इसको हम लोग देख सकते हैं। तो इसमें क्या है, टोटल 14 लाइनें हैं। 4 4 8, 8 और 6 14। देखिए, ऊपर के लाइनों को अगर हम समझने जाएं तो इसमें क्या देखने मिलता है हमको कि ऊपर जो लाइन है फ्लोज, उसके बाद है ब्राइट। फ्लोज को अगर हम ए देते हैं, ब्राइट को बी देते हैं और सन्स को सी देते हैं, तो फिर से ब्राइट और लाइट ये दोनों एक जैसा साउंड करता है। तो बी जो है वही फिर आ जाएगा आपका 14, मैंने चौथा लाइन जो है उसमें भी बी ही होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ राइम कर रहे हैं। उस तरह से हम इन चारों को भी निकाल सकते हैं। और लास्ट में हमें ये देखने को मिलेगा कि इसमें क्या है कि अगर हम स्माइल वाला में इसको ए माने, गाइल को फिर ए माने, क्योंकि स्माइल और गाइल दोनों वर्ड एक जैसे हैं, और कोल्ड को बी मान लेते हैं, तो देखते हैं कि ए बी मिल रहा है। जस्ट इसी तरह से नीचे के 3 लाइनों का भी आपको देखने मिल जाएगा। तो ये राइम स्कीम आपको इस तरह से निकाली जाती है और इसको आप अच्छे से इस तरह से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग इस पोएम को लाइन बाय लाइन करके एक एक लाइन का हिंदी में मतलब समझते हैं, इसका मीनिंग को समझते हैं। तो दोस्तों, इसमें कुल 4 स्टेंजाज है। पहले जो 2 स्टेंजाज है उसमें 4-4 लाइनें हैं और बाद की 2 स्टेंजाज में 3-3 लाइनें हैं। अब हम लोग स्टेंजा 1 को देखते हैं। स्टेंजा 1 बिगिंस विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ वैली। मतलब कि जो आपका स्टेंजा 1 है वो पूरी जो घाटी है उसका विवरण जो है उसमें मिलता है, और उसमें हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। अ स्मॉल ग्रीन वैली वेयर अ स्लो स्ट्रीम्स फ्लोज। मतलब कि एक छोटी हरी घाटी, माने हरी भरी समझ सकते हैं आप, हरियाली है वहाँ पर। घाटी, वैली का मतलब हो गया घाटी, याद रखिए। वेयर अ स्लो स्ट्रीम्स फ्लो। स्लो मतलब क्या, धीरे धीरे। अब देखिए, स्ट्रीम मतलब होता है झरना। यहाँ पर क्या होगा, छोटी नदी। अब झरने को भी आप छोटी नदी समझ सकते हैं क्योंकि उसका पानी जब बहते हुए आगे निकलेगा तो हम लोग उसको जब दूर से देखेंगे तो वो नदी की तरह दिखाई पड़ेगा। फ्लोज का मतलब होता है बहना, बहती है ना। एक छोटी सी नदी बहती है। एंड लीव्स लॉन्ग स्ट्रैंड्स ऑफ सिल्वर ऑन द ब्राइट ग्रास। क्या है, और क्या होता है कि लीव्स लॉन्ग स्ट्रैंड्स मतलब लंबे लंबे, स्ट्रैंड्स का मतलब होता है धागे, लेकिन यहाँ धागे नहीं होगा, प्रकाश की किरणों से जो लाइन बन जाती है उसके बारे में। सिल्वर ऑन ब्राइट ग्रास माने कि घास, चमकती हुई घास पर क्या होता है कि सिल्वर रंग के स्ट्रैंड्स पड़ते हैं, माने प्रकाश पड़ते हैं, जो कहाँ से आ रहे हैं वो आगे के लाइनों में मिलेगा। फ्रॉम द माउंटेन टॉप स्ट्रीम द सन्स रेज। मतलब कि स्ट्रीम का मतलब यहाँ बहना होगा, ठीक है, यहाँ पर झरना नहीं है। तो क्या है कि माउंटेन का टॉप से मतलब कि पहाड़ की चोटी पर से सूर्य का जो प्रकाश आ रहा है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि मानिए कोई नदी उतर रही हो। इसलिए यहाँ पर
जैसे कैसे एक सूत जो होता है सीधा होता है, तो वहाँ से प्रकाश भी सीधी रेखा में आ रही है, तो वहाँ से घास उसके कारण क्या हो रहा है कि सिल्वर रंग का चमक रहा है। रेज क्या कर रही है, सन्स रेज दे फील द हॉलो फुल ऑफ लाइट, और ये रेज जो है वो क्या करती है, हॉलो का मतलब होता है खाली स्थान, और इसे होल भी आप समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ होल छोटा होल का बात नहीं हो रहा है, पूरी घाटी का बात हो रहा है। समझ सकते हैं कि दो चोटियों के बीच का जो खाली का स्थान होगा पहाड़ियों के बीच का, जिसको हम लोग वैली कहते हैं, तो उस जगह को हॉलो कहा गया है यहाँ पर। तो यहाँ क्या समझ में आया पूरे में कि पूरी घाटी का वर्णन मिलता है कि घाटी कैसी है, हरी भरी है, जहाँ पर क्या है, माउंटेन के ऊपर से सूर्य जो है चमक रहा है, उसका प्रकाश जब घासों पर पड़ता है तो घास चमक उठती है, और क्या लगता है कि वहाँ जो घाटी है वो पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश से जगमगा रही है, चारों तरफ हरियाली हरियाली है और लाइट फैला हुआ है। अगली स्टेंजा 2 को देखते हैं हम लोग। अ सोल्जर वेरी यंग, सोल्जर मतलब कि सिपाही, वेरी यंग मतलब बहुत ही नौजवान है वो, लाइज लेटा हुआ है, ओपन माउथेड मतलब कि ओपन माउथेड का मतलब हुआ मुख उसका खुला हुआ है, मतलब कि एक सिपाही है जो उस वैली में क्या है, लेटा हुआ है, जिसका मुंह खुला है। अ पिलो मेड ऑफ फर्न बीनीथ हिज हेड, यहाँ पर क्या दिखाया गया कि एक पिलो का मतलब क्या होता है, पिलो का मतलब होता है तकिया, जो बना है मेड ऑफ फर्न, फर्न के घास से बना है, एक प्रकार की घास होती है ये। बीनीथ मतलब के नीचे, हिज हेड उसके माथे के नीचे, एक हेड के नीचे क्या है कि एक पिलो है जो फर्न से बना हुआ है, यानी कि घास का बना हुआ ही है। अस्लीप, हेड के बाद क्या लिखा हुआ है, अस्लीप जो सोया है। स्ट्रेच मतलब फैलाए हुए, स्ट्रेच्ड इन द हेवी अंडर ग्रोथ, क्या है, हेवी मतलब अपने पैरों को, अंडर ग्रोथ मतलब कि वो जो घास उगी हुई है वहाँ पर उसके अंदर तक अपने पैरों को, हाथों को फैलाए हुए वो क्या है, वहाँ पर लेटा है। पील इन हिज वार्म ग्रीन सन सोक्ड बेड, मतलब क्या होता है कि पेल इन हिज वार्म के नीचे, सन सोक्ड का मतलब क्या हुआ, सन सोक्ड बेड मतलब कि सूर्य की रोशनी उसके बेड जो है उसको क्या कर रही है, उसको खींच रही है। सोक करना मतलब होता है किसी चीज़ को अपने अंदर सोक कर लेना, शोक लेना। तो सन सोक्ड बेड का मतलब सूर्य के प्रकाश को वो घास जो है ग्रीन हरे रंग की वो खींच रही है, और उससे क्या हो रही है, गर्म हो रही है। उसके कारण क्या, उसका रंग क्या हो गया है, उसका रंग जो है वो धीरे धीरे पीला प्रतीत होता हुआ दिखाई दे रहा है, पेल टाइप है ना, इस कलर को पीला कहते हैं, पेल कलर को मतलब। तो इसमें हमें क्या मिला देखने को कि इस स्टेंजा में, यानी कि स्टेंजा 2 फोकसेस ऑन अ यंग सोल्जर लाइंग सीमिंगली अस्लीप, जैसे प्रतीत हो रहा है कि वो सोया हुआ है, ऑन अ बेड ऑफ फर्न, जैसे कि एक बेड ऑफ फर्न पर सोया हुआ है एक सैनिक। आगे की लाइनों को देखते हैं जो स्टेंजा 3 है हम लोग का। हिज फीट अमोंग द फ्लावर्स, माने उसके पैर जो हैं वो फूलों के बीच में है। अमोंग मतलब होता है के बीच में, कितने से ज़्यादा, बिटवीन लगता है दो लोगों के लिए, लेकिन अमोंग दो से ज़्यादा चीज़ों के बारे में। तो यहाँ दो से ज़्यादा माने कि बहुत सारे फूल हैं, उसके बीच में उसका क्या है, फीट जो है उसका पैर है। ही स्लीप्स, और वो वैसे ही सोया हुआ है। क्या है, हीज फीट अमोंग द फ्लावर्स ही स्लीप्स, हिज स्माइल लाइक एन इन्फेंट्स जेंटल विदाउट गाइल। स्माइल था, हिज स्माइल, क्या दिखाया जाता है उसके स्माइल में, जैसे कि कोई बच्चा हो। इन्फेंट का मतलब होता है छोटा बच्चा, जो बहुत ही, जिसकी मुस्कान देख करके एकदम गॉडली लगता है, देखने में बहुत सुंदर लगता है। जेंटल मतलब नरम मुलायम तरह से, मतलब यहाँ पर आराम से होगा। विथ गाइल मतलब कि खुशी बिखेरे हुए। गाइल का मतलब क्या होता है ये जानना जरूरी है, क्योंकि जब आप इसको मतलब को नहीं समझिएगा तो आप इसको समझा कैसे पाइएगा। तो जेंटल का मतलब शांत समझ लीजिए, और गाइल का मतलब जो है यहाँ पर जैसे कि खुश है, पूरा खुश है वो, है ना। तो इस तरह से इन दो लाइनों का मतलब हो गया। आगे का लाइन में है नेचर कीप हिम वार्म ही माइट कैच कोल्ड। कभी यहाँ पर नेचर से रिक्वेस्ट करते हैं कि नेचर प्रकृति उससे क्या करो, गर्म रखो, उसे कीप हिम वार्म का मतलब उसे गर्म रखो, क्योंकि उसे सर्दी लग सकती है। माइट कैच कोल्ड का मतलब कैच पकड़ सकता है, कैच मतलब होता है लग जाना, यहाँ पर पकड़ना नहीं, ठीक है। कोल्ड मतलब वहाँ ठंड, उसको ठंड पकड़ सकती है, यानी कि उसे ठंड लग सकती है, तो उसे क्या करो कि उसको आप वार्म रखो। यहाँ पर रिक्वेस्ट करते हैं हमारे पोएट। यानी कि ओवरऑल इसमें क्या मिलता है, इट मीन्स इन स्टेंजा 3 द पोएट डिस्क्राइब्स सोल्जर्स फीट फेस स्माइल एंड आस्क मदर नेचर टू कीप हिम वार्म दैट ही विल टेक अ प्रॉपर नैप।
मतलब कि वो अच्छा सोच से सो सके, इसलिए वो मदर नेचर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उसे अच्छे से सुलाओ, उसे वार्म रखो। आगे की लाइनों को देखते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या है। द हमिंग इंसेक्ट्स डोंट डिस्टर्ब हिज रेस्ट। क्या बोल रहा है कि द हमिंग इंसेक्ट मतलब कि साउंड, हमिंग क्या होता है, एक साउंड होता है, ठीक है ना, जो इंसेक्ट्स के द्वारा निकलता है। हमिंग इंसेक्ट्स डोंट डिस्टर्ब हिज रेस्ट, कि हमिंग जो इंसेक्ट्स हैं जो साउंड करते हैं वो उसके रेस्ट को डिस्टर्ब ना करे, मतलब कि गूंज करने वाले कीट पतंग जो है वो क्या करें, उसके विश्राम को भंग नहीं करते, है ना। ही स्लीप्स इन सनलाइट, वो सोया हुआ है, सोता है कैसे, राइट, शांति से। ऑन वन हैंड ऑन हिज ब्रेस्ट, और क्या है, उसका एक हाथ जो है उसके छाती पर है। ब्रेस्ट का मतलब सीने पर है, उसके छाती पर है। तो आपने देखा कि एट पीस, शांति से, इन हिज साइड देयर आर 2 रेड होल्स। वो जब शांति से सोया हुआ है, एक हाथ जब उसके ब्रेस्ट पर, छाती पर, सीने पर है, तो क्या देखते हैं कि उसके साइड में, मतलब सीने के दोनों साइड में 2 रेड होल्स दिखाई देते हैं, मतलब कि 2 लाल होल दिखते हैं, छिद्र दिखते हैं, जिसका मतलब क्या हुआ कि उसे गोली लगी हुई है और वो मरा हुआ है। देखिए, तो शुरू से हम लोग देखते हुए क्या है कि इसमें राइटर ने किस तरह से सुंदर से प्रकृति को वर्णन किया, एक सोल्जर के स्लीप को वर्णन किया, और लास्टली उन्होंने रिवील किया कि किस तरह से जो होता है वॉर के कारण एक सिपाही मर करके लेटा हुआ है, मतलब कि यहाँ सिंपली पड़ा हुआ है घासों पर। ये वॉर जो होता है वो कभी भी किसी के लिए अच्छा हो नहीं सकता, इसके माध्यम से वो समझाते हैं। क्योंकि वो बहुत कम उम्र में ही उनकी डेथ हो गई थी, और उन्होंने पोएम लिखना ही बहुत कम उम्र में शुरू कर दिया था। जैसे आप लोग अभी जिस क्लास में हैं, पढ़ रहे हैं, उस एज में ही उन्होंने पोएम लिखना शुरू कर दिया था। जब वो केवल 12 साल के थे तब से ही उन्होंने वो पोएम लिखने स्टार्ट किए थे। तो इसमें देखने को हमें ये मिलता है कि जो वॉर है उसको वो समझाते हैं कि वॉर कभी भी किसी के लिए अच्छा हो ही नहीं सकता, इससे हमेशा हानि ही होती है, इंसान का जान जाता है इसमें, और धन जन जो होता है उस सब की क्षति होती है। तो हमें वॉर से दूर रहना चाहिए, इसके डिस्ट्रक्शन से दूर रहना चाहिए। और ये जो है पोएम हमको एंटी वॉर पोएम के रूप से, पोएम के रूप में हम लोग इसे जानते हैं, क्योंकि इसमें हमें वो सारी चीज़ें मिलती है जो पोएम जो वॉर के डिस्ट्रक्शन को, उसके बर्बादी को दिखाती है और समझाती है कि वॉर जो है उससे दूर ही रहना अच्छा होता है। तो आई होप आप लोगों को ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगली पोएम में, एक और वीडियो में जो एक नई पोएम होगी, और उसको भी मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा। सो टेक केयर, अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।